गुड मॉर्निंग सब लोग को। हैप्पी दुर्गा पूजा सब लोग को। हैप्पी दशहरा आप सब लोग को। इससे पिछले 2-4 क्लास आपको रिकॉर्डेड मिल गए थे। अच्छा, पीडीएफ अभी नहीं मिला, ठीक है पीडीएफ डाल देंगे। इससे पहले के 2-4 क्लास आपको रिकॉर्डेड मिल गए होंगे। चलिए यहाँ पे अब थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं आगे। संसद में ये लोकसभा है और ये राज्यसभा है, सारे के बारे में हम डिटेल से बताए थे आप लोग को। इसमें 545 होते हैं, इसमें 245 होते हैं। पीओके के लिए 5 चीज़ें छोड़ दी जाती है। इसमें 2 तरह के सदस्य होते हैं। जो मंत्री होते हैं उन्हें हम सरकारी सदस्य कहते हैं, और जो मंत्री नहीं होते हैं उन्हें हम गैर सरकारी कहते हैं। गैर सरकारी कहते हैं। अब बीजेपी के पास भैया 302 को सांसद जीता है सब, तो 302 को मंत्री थोड़े है सब। 302 ठो जीते हैं तो 302 के सब मंत्री थोड़ी हैं। जो मंत्री बन गए उन्हें सरकारी सदस्य कहते हैं, जो मंत्री नहीं बन पाए उन्हें हम गैर सरकारी सदस्य के नाम से जानते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? देखिए, सरकारी सदस्य जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं, क्योंकि बीजेपी में सबको सब मंत्री थोड़ी बना देंगे। जो मंत्री नहीं बन पाए वो तो सरकारी है ही नहीं है, गैर सरकारी सदस्य है वो। तो सरकारी और गैर सरकारी में ऐसा मत सोचिएगा कि जिसकी सरकार है उसके सारे लोग सरकारी सदस्य होंगे। सरकारी और गैर सरकारी हो जाते हैं ये। इसमें हम आपको बताए थे संसद की अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में, कंप्लीट बता दिए थे। आप वो पिछला वीडियो देखे होंगे, समझ में आ गया होगा आपको। लोकसभा की कार्रवाई की पूरी देखरेख कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा में सबसे ज्यादा पावर रखता है। हम वीडियो दे दिए थे, भले वो रिकॉर्डेड था, आपको देखना है। वो सभापति क्या होते हैं भाई? वो राज्यसभा की सारी कार्रवाइयां सभापति देखते हैं। अब बताइए, लोकसभा का अध्यक्ष कहाँ का होता है? खुद लोकसभा का होता है। जबकि राज्यसभा का जो सभापति होता है, यानी इधर का, वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। रिकॉर्डेड क्लास को शॉर्ट में रिवाइज करा दीजिए। आप देखे नहीं है क्या? रमेश कुमार, राकेश कुमार बोल रहे हैं सर, इंडिया का पीएम मुस्लिम बन सकता है क्या? क्यों नहीं बन सकता है भैया? पीएम बनने के लिए मुस्लिम योग्यता कहाँ है? ये कुछ कुछ बकलोल लोग होता है भैया। आपको लोकसभा में 273 सीट चाहिए। 273 सीट हो जाएगी, बन जाएगा भाई। बताइए ना, पीएम से तो बड़ा पद राष्ट्रपति का है, संविधान के हिसाब से, काम के हिसाब से नहीं, संविधान के हिसाब से। 3-3 तो राष्ट्रपति मुस्लिम बने हैं, जिसमें 2 मरिए गया सब। कौन सा पद है जहाँ पे नहीं बना सब? तो मुस्लिम लोग पढ़ेगा है ये नहीं, अपनी योग्यता रखेगा नहीं। कोई एगो पार्टी बताइए मुस्लिम लोग का है जो? अब मुस्लिम की पार्टी असदुद्दीन ओवैसी की है, तो ऐसा सोचते हैं कि खाली हमारा मुसलमाने वोट दे। ऐसा नहीं ना हो सकता है। तो आप बढ़िया से बनाइए पार्टी जिसमें हिंदू मुस्लिम सब वोट दे, आप जाके बन जाइए। पढ़ेगा लोग है ये नहीं है, खोजेगा लोग एक बार हमारा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बना दीजिए यहाँ पर। ऐसा कहीं रोक टोक नहीं है, कोई भी बन सकता है। आगे देखते हैं। पीडीएफ ओपन नहीं हो रहा है, कोई समस्या होगी। रिकॉर्डेड क्लास का साउंड सही नहीं था, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है रिकॉर्डेड वाले में। रिकॉर्डेड क्लास आपके ज़्यादा नहीं रहेंगे बाबू, थोड़ा बहुत रह जाता है बस। ये लास्ट हो गया, इसके बाद कोई रिकॉर्डेड नहीं रहेगा। आगे देखिए, हम समिति तक रिकॉर्डेड में बता दिए थे। समिति में सबसे महत्वपूर्ण समिति थी वित्तीय समिति, उसमें 3 समितियां थी। हम उसको रिवाइज कर देते हैं, फिर आगे समझ आते हैं। एक समिति थी जिसका नाम था प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति या एस्टीमेट समिति। प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं और 30 के 30 सदस्य लोकसभा के होते हैं। इनका काम क्या हो जाता है? बजट तैयार करना और धन निकालना। बजट और धन को निकालना, कि धन निकाले कि क्या क्या काम हुआ है, लेकिन वो धन अच्छे जगह लगा कि नहीं, इसका काम करती है लोक लेखा समिति। लोक लेखा
समिति। लोक लेखा समिति में क्या होता है कि भाई लोकसभा के भी लोग होते हैं, लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7। टोटल कितने हो गए भैया? 22 सदस्य होते हैं। इसमें टोटल सदस्यों की संख्या 22 होती है। ये धन की जांच करती है, जो धन निकला है धन की जांच करती है। जैसे मान लिया कि कोई मंत्री है, वो बजट में निकाल दिया कि हमको एक यूनिवर्सिटी बनाना है, करोड़ों रुपए निकाल दिया और यूनिवर्सिटी बनाया ही नहीं, तो फिर वो तो पैसा लूट लिया ना। तो वो जिस काम के लिए पैसे निकाले गए हैं वो काम हुआ या नहीं, इसकी जांच कौन करती है? लोक लेखा समिति करती है। अब ये ईमानदारी से कैसे करती है? तो इसमें विपक्ष का नेता इसका अध्यक्ष होता है। ये किसके अधीन काम करती है? विपक्ष के अधीन काम करती है। तो अगर कोई गड़बड़ करिएगा तो विपक्ष तो तुरंत जांच कर लेती है। इसलिए इन दोनों समिति को एक दूसरे की जुड़वा बहन कहते हैं। ये पैसा निकाला, ये जांच किया। अब इसके बाद होता है लोक उपक्रम, यानी सरकारी उपक्रम। उपक्रम मतलब होता है कंपनी। लोक उपक्रम समिति, इसमें भी सेम होते हैं। लोकसभा से जो सदस्य होते हैं वो 15 और राज्यसभा से जो सदस्य होते हैं वो 7 होते हैं। टोटल इसमें भी 22 होती है। ये सरकारी जितनी भी कंपनी है, जैसे रेलवे है, इसरो है, ONGC है, LIC है, BSNL है, ये सब में कितना प्रॉफिट हो रहा है, ये घाटे में तो नहीं जा रही, इन सब की जांच कौन करती है? ये आपकी 3 लोक उपक्रम समिति करती है। समझ में आ गया? इसमें विपक्ष का योगदान केवल यहाँ होता है। बहुत अच्छा काम किया सब, विपक्ष को यहाँ जोड़ दिया लोग यहाँ पर। ये समितियां हम बता दिए थे, अस्थाई समिति होती हैं, हर साल गठित होती है, अगले साल इसको होना ही होना है, हर साल इसका गठन होता है। ये हम पिछले क्लास तक बता दिए थे। अब हम आपको बताते हैं अस्थाई समिति, टेम्पोररी समिति, जिसे हम लोग एडहॉक समिति कहते हैं। इसे स्टैंडिंग कहते थे जो अस्थाई थी, एडहॉक समिति, एडहॉक या फिर इसे अस्थाई। ये कभी कभी होती है, 8-10 साल पे कभी गठित कर दिया गया, नहीं तो नहीं किया जाता है। इतना बड़ा बड़ा कमेंट लिखता है सर, मेरा PDF नहीं खुल रहा है सर, अनइंस्टॉल करने के बाद भी नहीं खुल रहा है। अब हम क्या करेंगे? अब आपके मोबाइल में थोड़े घुस जाएंगे, कोई प्रॉब्लम होगा आपके मोबाइल में, किसी से दिखा लीजिए। कुछ अनुच्छेद उसमें नहीं बताया गया, प्लीज एक अनुच्छेद बता दीजिए। आपको 2 ठो PDF है, एक अनुच्छेद, एक आपका फ्री PDF में होगा जिसमें आपको आर्टिकल 1 से लेके 395 तक लाइन बाय लाइन लिखा होगा, आप उससे मैच कर लीजिए। दोनों में मैच कर सकते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? आगे देखें, देखिए अब ये अस्थाई समिति जो होती है, एडहॉक समिति, इसका काम क्या होता है? देखिए वो ये कभी कभी गठित होती है, हमेशा इसका गठन नहीं होता है। रियर जब कभी जरूरत पड़ेगा तो ही इसका गठन किया जाता है। ये कभी एडहॉक का मतलब ही होता है, जैसे एक टीचर भी होते हैं लोग, एडहॉक पे रखा जाता है। जैसे किसी किसी यूनिवर्सिटी में टीचर की कमी रहती है ना, तो एडहॉक पे रख ले लेता है, टेम्पोररी। ये 2 तरह से होगी, 2 तरह की होगी। एक होती है प्रवर समिति, एक होती है संयुक्त प्रवर समिति, और एक होती है, देखिए इधर हो जाएगा प्रवर, ये भी 2 टाइप की होगी भाई। यहाँ पे, यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा। एक होती है प्रवर समिति, प्रवर समिति, और एक होती है संयुक्त प्रवर समिति। दोनों एक ही है, संयुक्त प्रवर समिति। प्रवर में क्या होता है कि लोकसभा से 30 सदस्य होते हैं और राज्यसभा से 30 सदस्य होते हैं, अलग अलग होती है। जबकि संयुक्त प्रवर में क्या होता है, लोकसभा से 30 रहेंगे और राज्यसभा से 15, दोनों मिल के साथ काम करेंगे और एक ही रिपोर्ट बनाएंगे, तो उसे कहेंगे संयुक्त। और ये अलग रिपोर्ट बनाएगा, ये अलग रिपोर्ट बनाएगा, तो उसे कहते हैं कि प्रवर समिति। इसका काम क्या होता है, ये किसी भी कानून या विधेयक, कानून की जांच करती, कानून या कोई भी विधेयक,
विधेयक की जांच करती है, ये वाला काम करती है। जैसे सीएए कानून बड़ी विवादित रहा था, जीएसटी चौपट कानून, मतलब चौपट नहीं, कुछ कुछ इसमें चीज़ें गलत है जीएसटी वाला में यहाँ पर। तो इस पर अगर कोई गहन जांच करना है तो उसके लिए कभी कभी हम, हर कानून में तो विवाद होता नहीं है, कभी 5-6 साल पे कुछ ऐसे कानून आ जाते हैं जिसपे विवाद हो जाते हैं, तो उस कानून को हम किस समिति के पास भेज देते हैं? प्रवर समिति। अगर चाहते हैं कि नहीं लोकसभा का क्या राय है और राज्यसभा का क्या राय है अलग अलग जानना है तो हम प्रवर समिति के पास भेजेंगे। और चाहते हैं कि नहीं हम दोनों का राय मिला जुला के देखें तो उसे संयुक्त प्रवर समिति में भेज देते हैं। तो लोकसभा में संख्या ज़्यादा इसलिए उसके मेंबर ज़्यादा, राज्यसभा में संख्या कम इसलिए उसके मेंबर कम, तो ये 45 सदस्य हो जाते हैं। इनका काम केवल और केवल विधेयकों की जांच करना है कि ये विधेयक सही है नहीं, और ये 3 महीने में रिपोर्ट दे देते हैं कि इस विधेयक में क्या सुधार करना है और क्या नहीं। जीएसटी में तो आज तक सुधार हो ही रहा है। एडहॉक का मतलब होता है कि टेम्पोररी। अच्छा भाई, ऋषिकेश जी बोल रहे हैं आर्टिकल 63, 64, 65 देख लीजिएगा, देख लेंगे भाई। आर्टिकल 90, 91, 92 कवर नहीं किया गया है। वो 90, 91, 92 आपको बोल रहे हैं ना कि आपका जो फ्री पीडीएफ सेक्शन है उसमें आर्टिकल 1 से लेके 395 देख लीजिएगा। जो फालतू अनुच्छेद हैं जो काम के नहीं है उसको क्लास में क्यों कवर करेंगे? हम आपको 90, 91 ये सब आपको इसमें लिखा हुआ है, आप जब पढ़ेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। वो आर्टिकल मतलब कंपटीशन के हिसाब से नहीं है, लेकिन वो सारी चीज़ें आपको बताया गया है। जैसे इसमें हम आपको आर्टिकल बता रहे हैं, नहीं बता रहे हैं क्योंकि इससे आज तक आर्टिकल से क्वेश्चन ही नहीं पूछा समितियों के लिए कि ये समिति किस आर्टिकल में है, तो इसलिए इसका आर्टिकल नहीं बता रहे हैं। लेकिन ये हम घर से थोड़ी बता रहे हैं, संविधान में ही लिखा हुआ है। तो जो चीज़ें कभी एग्जाम में पूछी ही नहीं अगर वो बता देंगे तो फिर पॉलिटी आपके लिए बोझ बन जाएगी। समझ में आएगी नहीं आ गया? अब 395 का हम हर एक चीज़ बताएंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन आर्टिकल पे फोकस वहीं करेंगे जो कभी एग्जाम में या इंटरव्यू में या कहीं पूछा जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलिए देखिए, अब ये हो गया आपका प्रवर समिति। दूसरी टाइप की जो समिति होती है वो संसदीय होती है, और ये भी 2 टाइप की होती है। संसदीय समिति भी 2 टाइप की। अगर संसद के अलग अलग विचार जानना है तो संसदीय, नहीं तो संयुक्त संसदीय। संयुक्त संसदीय, ये संयुक्त प्रवर था और ये संयुक्त संसदीय हो जाएगा। इसमें भी सेम, अगर आपको लोकसभा और राज्यसभा का अलग अलग विचार जानना है तो दोनों के लिए अलग अलग बनाइए, और मिला जुला विचार जानना है कि लोकसभा क्या सोचती है इस मैटर पे और राज्यसभा क्या सोचती है, तो लोकसभा का 30 और राज्यसभा का 15, यानी टोटल ये 45 लोग मिलकर रिपोर्ट बनाएंगे। ये क्या करती है? ये घोटाले की जांच करती है। घोटाला अगर हो जाता है, घोटाला की जांच, संसद वाले लोग घोटाले की जांच करते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसमें ज़्यादा खतरनाक होता है संयुक्त प्रवर समिति, संयुक्त समितियाँ। रीजन समझिए कि अगर के अलग अलग बनाएंगे अलग अलग, तो देखिए बीजेपी का लोकसभा में बोलबाला है, राज्यसभा में उतना पहुंच नहीं है, तो अलग अलग बनाएंगे ना तो लोकसभा वाला कह देगा सही है, राज्यसभा वाला कहेगा कि गलत है। उससे अच्छा अलग अलग नहीं बनाइए। क्या बनाइए? ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाइए, जेपीसी, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। इसमें क्या होगा कि लोकसभा और राज्यसभा के बिना रिपोर्ट ही नहीं बनेगा, क्योंकि दोनों में से कोई एक ही बना सकते हैं एक मैटर पे। जैसे राफेल घोटाला, राफेल ये तो सबको पता है कि भैया घोटाला है। इसमें घोटाला इस तरह से नहीं किया गया है। रिलायंस कंपनी के ऊपर 30,000 करोड़ का जुर्माना लगा था फ्रांस में, रिलायंस ने उस 30,000 करोड़ को माफ़ कर दिया और इधर राफेल की संख्या को घटा दिया। तो इसके लिए जेपीसी का गठन करेंगे, तो बीजेपी का मतलब जो बहुमत है वो लोकसभा में और राज्यसभा में बीजेपी का नहीं है। तो अगर दोनों मिलके कमेटी बनाएंगे तो वो भी अपनी बात को लिख देगा कि नहीं कहाँ कहाँ घोटाला हुआ है, तो जेपीसी गठन ही नहीं किया गया यहाँ पर। तो ये वाला थोड़ा सा ना ज़्यादा होता है। किसी एक मैटर पे आपको या तो संसदीय बनाना पड़ेगा या तो संयुक्त संसदीय बनाना पड़ेगा, दोनों नहीं बना सकते। जैसे राफेल घोटाला था, बफोर्स तोप का घोटाला था, कॉमनवेल्थ का घोटाला था। पहले तो बड़ी घोटाला होते थे देश में। देश का पहला घोटाला जीप घोटाला था, जो रक्षा मंत्री के मेनन ने किया था, कृष्णा मेनन ने कर दिया था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये संयुक्त, ये कभी कभी गठित होती है। जब कभी कोई ऐसा विधेयक आ जाए जो चौपट रहे, जिसको समझ में नहीं आए, तो उसे समझने के लिए प्रवर समिति, अलग अलग रिपोर्ट देखना है तो प्रवर समिति,
एक ही में रिपोर्ट देखना है तो संयुक्त प्रवर समिति, दोनों का स्ट्रक्चर सेम, इसमें 30-30, इसमें 30+15। और अगर कोई घोटाला हो गया उसकी जांच करना है, अलग अलग रिपोर्ट चाहिए, तो फिर संसदीय समिति। एक दोनों लोग मिलकर रिपोर्ट बनाए तो जेपीसी, संयुक्त संसदीय समिति। तो ये समिति होती है। तो पहले के क्लास में हम आपको अस्थाई समिति बना दिए हैं और अभी के क्लास में अस्थाई समिति बना दी है। दोनों की दोनों समितियां बता दी आपको, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? हो गया? बहुत बड़ा बड़ा कमेंट कर रहा है, पता नहीं क्या। सर हमको धुंधला दिखता है, आंख चेक करा लीजिए। सुधार के लिए बधाया है, ये नहीं, पता नहीं क्या बोल रहे। मंत्री और नेता में क्या डिफरेंस होता है? अब भाई मंत्री सुतल था लोलवा। आर्टिकल 76 जब हम आपको कैबिनेट मंत्री या मंत्री बता रहे थे तो उसमें बताए थे कि भाई मंत्री के पास पावर क्या होता है। नेता माने कौन चीज होता है? सफेद कुर्ता पहन लो नेता हो गए, गांव का मुखिया भी नेता कहता है, हारा हुआ वार्ड काउंसलर भी नेता कहता है। तो नेता मतलब कौन चीज होता है? जो लोगों की बातों को उजागर करे, नेता हो जाता है। आगे बढ़े। सर राष्ट्रपति के आगे महामहिम लगता है। महामहिम इज्जत देने के लिए लगता है, वो संवैधानिक शब्द है। महामहिम इज्जत देने के लिए लगता है। टेम्पोररी कहेंगे लोग, एडहॉक समिति। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग, इसको हटा देते हैं। संसद की कार्रवाई देखते हैं। संसद के अंदर क्या क्या होता है उसे को कहते हैं हम लोग संसद की कार्रवाई। संसद की कार्रवाई, संसद में क्या क्या हो रहा है देखते होंगे, हंगामा वगैरह सब हो जाता है। संसद की कार्रवाई, संसद की कार्यवाही। अब इसमें कई आर्टिकल आ जाते हैं संसद की कार्रवाई में। संसद के अगर क्या क्या काम होता है उसे हम लोग कहते हैं संसद की कार्रवाई। तो संसद स्टार्ट होता है 11 बजे, ये टाइमिंग चेंज हो जाती है ठंडी के दिन में वगैरह, लेकिन एवरेज ये संसद स्टार्ट होता है 11 बजे। संसद का पहला घंटा चालू होता है 11 से 12। इस घंटे को हम लोग कहते हैं क्वेश्चन आवर या प्रश्नकाल। क्या कहेंगे? प्रश्नकाल। ये प्रश्न काल पूछे जाते हैं, समझ में आ गया? क्वेश्चन आवर में क्या पूछना है आपको? प्रश्न पूछना है। लेकिन आपको बताइए, आपको एग्जाम लेने से पहले बता दिया जाता है ना कि एग्जाम होगा। ऐसा तो थोड़ी है कि आपको मान लीजिए कि बीपीएससी या दरोगा कह दे कल एग्जाम हो जाएगा, ऐसा नहीं ना हो सकता। तो एग्जाम से पहले आपको सूचना दे दिया जाता है। उसी तरह से प्रश्न काल में जो क्वेश्चन पूछना है उसको 10 दिन पहले आपको इसकी सूचना संसद का एक अधिकारी होता है जिसे कहते हैं महासचिव, ये आईएएस रैंक का अधिकारी होता है महासचिव। तो ये महासचिव को 10 दिन पहले सूचना देनी होती है। यानी प्रश्नकाल, संसद का पहला घंटा प्रश्नकाल होता है। मोदी जी इस प्रश्नकाल को घटा रहे हैं, लेकिन अभी भी 1 घंटे का ही मोदी जी का कहने की प्रश्न का पूछता है हमसे, तो ये घटा रहे हैं अभी इसको। तो प्रश्नकाल जो होता है, और वो कह रहे हैं कोरोना को लेकर, चलिए भाई कोरोना को लेकर घटा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रैली का टाइम अभी घटाना चाहिए। तो 11 से 12 का पहला घंटा क्वेश्चन आवर या प्रश्नकाल कहलाता है। इसमें आपको कोई क्वेश्चन पूछने से पहले 10 दिन पहले महासचिव को बताना होता है कि हम ये क्वेश्चन पूछेंगे, ताकि महासचिव मंत्री को कह सके कि आप इसका जवाब लाइए। समझ में आ गया? इसमें जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मंत्रियों से पूछे जाते हैं। किससे पूछे जाते हैं? मंत्रियों से, क्योंकि डिपार्टमेंट मंत्री के ही हाथ में होता है। अब जैसे मान लीजिए कि रेल व्यवस्था खराब है तो आप रक्षा मंत्री से थोड़े पूछेंगे, रेल मंत्री से पूछेंगे। तो इसमें कई टाइप के जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो समझते हैं। ये कौन बोल रहे हैं? रोशन कुमार सर, कोई क्लास मतलब रिकॉर्डेड मत दीजिए, यहाँ पढ़ा पढ़ा के कमेंट करना बंद कर दो। कमेंट आदमी कमेंट की ओर ध्यान से देखता है ना कि बच्चों का कोई क्वेश्चन का प्रॉब्लम होगा, ये सब उल्टे सीधा बोलते रहता है। सब 20 बार बोल दिए बाबू रिकॉर्डेड नहीं जाएगा, कुछ प्रॉब्लम थे इस वजह से आदमी रिकॉर्डेड डाल दिया, नेट का प्रॉब्लम। तो इनको कहानी सुनाओ बैठ के। आधे आदमी पढ़ाई की, आधा इन लोग को नौटंकी सुने। सबसे अच्छा रिकॉर्डेड ही रहता है। पढ़ा के चल जाओ, नौटंकी सुनने का जगह नहीं। बाबू हम आपको बता दें, केवल 5% कमेंट जो होते हैं वो काम के रहते हैं। 5% कमेंट, बाकी 95% ऐसा कमेंट रहता है मन करता पटक दे टीवी उठा के।
देखिए ये जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये संसद के जो सदस्य होते हैं, जिन्हें हम गैर सरकारी सदस्य कहते हैं, वो मंत्री से पूछते हैं। किससे पूछते हैं? मंत्रियों से पूछते हैं। मंत्री कैसे सदस्य होते हैं भैया? वो सरकारी सदस्य होते हैं, सरकारी सदस्य होते हैं। मान लीजिए कि अमित शाह जो हैं, अमित शाह के पास अभी क्या है? होम मिनिस्ट्री है, गृह मंत्रालय है। मोदी जी कहेंगे आप गृह मंत्रालय मत देखिए, बीजेपी पार्टी को देखिए, क्योंकि अभी पार्टी का हालत ठीक ठाक नहीं चल रहा है, बहुत जगह से चुनाव में स्थिति सही नहीं है। तो गृह मंत्रालय अगर छीन लिया जाएगा तो क्या हो जाएंगे? वो एक नॉर्मल मंत्री, नॉर्मल सदस्य हो जाएंगे। तो इसमें कई टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं सब। उसमें सबसे पहला जो प्रश्न आता है कैटेगरी नंबर 1, उसे कहते हैं हम लोग ओरल प्रश्न, जिसे हम लोग कहते हैं तारांकित प्रश्न। ओरल प्रश्न या तारांकित प्रश्न, तारांकित प्रश्न। कैसे? तारांकित प्रश्न। ये कैसे पूछे जाते हैं? ओरल, मौखिक पूछे जाते हैं किसी भी मंत्री से। आप संसद में वीडियो वगैरह देखते होंगे तो जिसमें कई ओरल प्रश्न पूछे जाते हैं मंत्री से, कहा जाता है कि बताइए आपको मतलब ये डिपार्टमेंट इतना गड़बड़ क्यों है, तो मंत्री लोग वहां जाके जवाब देते हैं लोग। तो ओरल जब भी कभी प्रश्न पूछे जाते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तारांकित प्रश्न के नाम से जाना जाता है। तारांकित प्रश्नों में एक चीज का डिपेंड रखता है कि कितने क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप। तो इसमें दो चीजें मायने रखती हैं। एक, टोटल दिन में कितना क्वेश्चन पूछना है, और एक मेंबर कितना पूछ सकता है। तो एक जो सदस्य होता है वो कितने क्वेश्चन पूछ सकते हैं और पूरे डे में कितने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपको पता है कि तारांकित प्रश्न जो होते हैं ये इजीली पूछ सकते हैं आप किसी भी मंत्री से, इससे ज़्यादा तामझाम नहीं होता है। तामझाम नहीं होने की वजह से अगर संख्या ज़्यादा कर देंगे ना तो फिर मंत्री से 20 बार क्वेश्चन एक को पूछते रहेगा। इसलिए कह दिया गया कि एक सदस्य 5 क्वेश्चन पूछेगा और दिन भर में मैक्सिमम 20 को क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा। एक दिन में मैक्सिमम 20 क्वेश्चन का जवाब दिया जाता है। कौन सा? ओरल का। यानी अगर आप देखेंगे तो एक सदस्य 5 पूछ सकता है। मान लीजिए एक को पूछ के बैठ गया, अगर एक को पूछ के बैठ जाएंगे सब तो 20 आदमी पूछ लेगा। और सोचो एक को 5-5 क्वेश्चन पूछेगा तो 4 को पूछ पाएंगे सब। इसको संख्या कम क्यों किया गया है? क्योंकि इसका आप कॉम्प्लीमेंट्री पूछ सकते हैं, यानी पूरक प्रश्न। पूरक प्रश्न को कहते हैं इंग्लिश में कॉम्प्लीमेंट्री। कौन सा क्वेश्चन पूछ सकते हैं इससे? कॉम्प्लीमेंट्री। मतलब कभी कभी क्या होता है कि कोई सदस्य ने सवाल पूछा और उस सवाल से वो संतुष्ट नहीं हुआ है तो उसे और कंप्लीट पूछने के लिए एक कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ देता है। क्या पूछ देता है? कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ देता है। जैसे आप ट्रेन में बैठे हैं या कभी जहाज में बैठे हैं और आप किसी बगल के आदमी से पूछें कि भाई साहब आप कहाँ के हैं, तो कह दिए कि हम लखनऊ के हैं। और आप भी अगर लखनऊ के हैं तो चौंक जाते हैं, कहते अरे लखनऊ के हैं। तो फिर आपने एक क्वेश्चन पूछ दिया कि आप कहाँ के हैं, तो कहते हैं लखनऊ के। और आप भी अगर लखनऊ के हैं ना तो फिर उससे एक पूरक क्वेश्चन पूछेंगे, लखनऊ के, लखनऊ में कहाँ, तो कहेगा गोमती नगर। अब पता चला गोमती नगर में आप भी रहते हैं तो पूछेगा अरे गोमती नगर में कहाँ, तो बोला गली नंबर 6, तो कहे गली नंबर 5 में तो हम रहते हैं। तो किसी क्वेश्चन से रिलेटेड उसे और कंप्लीट जानने के लिए या फिर उसे और स्पष्ट करने के लिए जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हें कहा जाता है पूरक प्रश्न या कॉम्प्लीमेंट्री सवाल पूछे जाते हैं। समझ में आ गया? संसद की कार्रवाई में पहला घंटा प्रश्नकाल होता है। इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें कोई भी प्रश्न पूछने से पहले आपको 10 दिन पहले उसकी सूचना महासचिव को देनी होती है। मंत्री इसका जवाब देते हैं। अगर ओरल जवाब दिए तो उसे कहा जाता है तारांकित, और अगर ओरल नहीं दिए तो उसे कहते हैं अतारांकित। अब ये जो रिटन जवाब चाहिए उसे अतारांकित कहते हैं। बहुत सी चीज़ों का जवाब रिटन चाहिए होता है। जैसे जीडीपी का ग्रोथ रेट कितना है, हर महीने जीडीपी मान लीजिए जून में क्या थी, जुलाई में क्या थी, अगस्त में क्या थी, तो मंत्री को इतना याद थोड़े रहता है। वो अपने डिपार्टमेंट के अधिकारियों से कहेगा कि भैया ये सारा जवाब लाओ। तो एक होता अतारांकित, अतारांकित इसे कहते हैं रिटन में चाहिए, रिटन में जवाब चाहिए। अब एक बात बताओ भाई, अगर आप रिटन में क्वेश्चन पूछे हैं तो रिटन में जवाब भी तो आएगा। ऐसा थोड़ी है कि आप रिटन में सवाल पूछेंगे तो ओरल वो जवाब देगा। ये जवाब कैसे पूछे जाते हैं? रिटन में पूछे जाते हैं। अब रिटन में पूछने से पहले कितने दिन पहले आपको सूचना देना है? 10 दिन पहले आपको सूचना देना है कि जीडीपी का ग्रोथ रेट बताइए, किस बैंक में कितना पैसा जमा है। जैसे किसी ने पूछ दिया कि पीएनबी में कितना पैसा जमा है, तो ये सब सवालों के जवाब ईजी होते हैं, PDF के रूप में सबको दे दिया जाता है। लो भैया
जिसको जिसको जानना है जान लो, लो पीडीएफ के रूप में। तो इसमें रिटन पीडीएफ दे दिया जाता है। अब पीडीएफ देने में क्या जाता है, देखिए ना, हम आपको पूरा पीडीएफ, मान लीजिए हम आपको पूरा पॉलिटी का पीडीएफ दे दें, जैसे फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, पूरा फिजिक्स का पीडीएफ दे दिए, अभी पढ़ाने में उसमें टाइम लगेगा, बायोलॉजी पढ़ाने में टाइम लगेगा, पीडीएफ दे दिए। तो पीडीएफ में क्या जाता है भाई साहब, एक ही बार उठा के दे दो। तो पीडीएफ वाले जो सवाल होते हैं ये बहुत ज़्यादा पूछ सकते हैं, एक दिन में ये 270 तक पूछ सकते हैं। इसमें जाता क्या है भैया, 270 पूछो या 400 पूछो, 10 दिन पहले बता दीजिए, मंत्री उठा के अपने डिपार्टमेंट के अधिकारियों को दे देंगे कि भैया ये सारा डाटा इकट्ठा करके रखो और हमको बता देना। 270 पूछ सकते हैं, लेकिन आप इसका कॉम्प्लीमेंट्री नहीं पूछ सकते हैं। आप चाहेंगे कि इसका पूरक पूछ दे तो नहीं पूछ सकते हैं। रीजन समझिए क्यों, क्योंकि आपको उसने पीडीएफ के फॉर्म में दे दिया। अब आप इसको घरे ले जाइएगा, पढ़िएगा, तब आपको कोई डाउट होगा तब ना पूछेंगे कॉम्प्लीमेंट्री। समझ आए कि नहीं? इसमें कॉम्प्लीमेंट्री पूछने का सवाल ही पैदा नहीं होता है कि जब वो पीडीएफ देगा, आप पढ़ेंगे, एनालिसिस करेंगे, तब ना सवाल पूछेंगे कि अभी पढ़वे नहीं किए उसका पूरक पूछ सकते हैं। तो कभी भी कॉम्प्लीमेंट्री सवाल यानी पूरक ओरल के ही पूछे जा सकते हैं। रिटन के जवाब हमेशा आपको रिटन में मिलेंगे और ये ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग पूछ सकते हैं सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं आते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन आपके यहीं आते हैं। इसके बाद 2 और क्वेश्चन होते हैं जिसे कहा जाता है अल्प सूचना। बहुत कम समय की सूचना पे जो सवाल पूछ दिए जाते हैं उसे कहते हैं अल्प सूचना सवाल। अल्प सूचना क्या है, देखिए बी नंबर आएगा ना, बी सी नंबर। अल्प सूचना, अल्प मतलब होता है कम, सूचना मतलब होता है टाइम, लेस टाइम पे पूछ सकते हैं। अल्प सूचना क्या होता है कि 10 दिन से कम समय पे। देखिए, हमें कोई भी सवाल पूछने से लिए हमको कितने दिन का टाइमिंग चाहिए, 10 दिन का टाइमिंग चाहिए पहले। लेकिन कभी कभी अचानक कोई घटना हो जाती है, जैसे मान लीजिए संसद में कार्रवाई चल रहा है और हम संसद के सदस्य हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं, अचानक पता चला हमारे यहाँ जंगल में आग लग गया। अब वहाँ फायर ब्रिगेड 3 दिन बाद पहुँची, तो भैया आग अचानक लगा है, तो हम मंत्री जी को 15 दिन पहले हम सूचना, 10 दिन पहले सूचना कैसे देंगे? तो इसमें क्या है कि 10 दिन से कम समय में ही सूचना देकर महासचिव से कह सकते हैं कि बताइए पर्यावरण मंत्री से हमको ये सवाल पूछना है कि जंगल में आग लगा है, 3 दिन बाद फायर ब्रिगेड पहुंची, अभी तक आग नहीं बुझा, क्या व्यवस्था करके रखे हैं आप, मंत्री हैं बताइए। तो जब कभी कोई इमरजेंसी वाले सवाल पूछने हैं आपको और आपको अचानक वो घटना हुई है, तो ऐसे सवाल को हम अल्प सूचना सवाल कहते हैं और इसका जवाब हमें ओरल ही मिल जाता है। इसका जवाब कैसे मिल जाता है? ओरल। और इसका आप पूरक भी पूछ सकते हैं, क्योंकि पूरक का मतलब ये होता है कि ओरल सवाल हो सकते हैं। ये समझ में आ गया? ये जितने सवाल पूछे जाते हैं ये सब के सब जवाब, सवालों के जवाब कौन देते हैं? मंत्री देते हैं। कौन देते हैं? मंत्री देते हैं। मंत्रियों से कितने तरह के सवाल? ओरल पूछे तो तारांकित, रिटन पूछे तो अतारांकित, इमरजेंसी वाला सवाल पूछे तो अल्प सूचना। जरा एक बात बता भाई लोग, यहाँ देखिए, ये लोकसभा है, ये राज्यसभा है। राज्यसभा में 245, लोकसभा में 545। इसमें से कितने मंत्री होते हैं? अधिकतम संख्या 15 है, 15% है। मान लिया कि 20 गो मंत्री हैं, 20 तो क्या है? मंत्री हैं। तो सरकारी सदस्य तो 20 ठोना है। इधर से मान लीजिए राज्यसभा से 5 गो इधरों से मंत्री हैं सब, 5 तो इधर से मंत्री हैं सब। तो क्या देश में विकास का काम केवल इन्हीं मंत्रियों का है? जो इधर बच गए सब, 545 में से 20 तो घटा देंगे तो जो 525 बच गया सब, इन सब का कोई जिम्मेदारी नहीं है? इधर जो 200, मान लीजिए 245 में से 5 घटा दी 240, इन सब की कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये अपने क्षेत्र में काम नहीं करेंगे। सांसद का काम होता है कि अपने एरिया में सड़क बनवाए, तालाब बनवाए, बिजली को देखे। तो केवल मंत्री का काम थोड़ी, मंत्री पूरा डिपार्टमेंट देखता है। जैसे मान लीजिए कि हम पटना के सांसद हो गए, सपोज कीजिए हम पटना के सांसद हो गए, तो हमारा काम है कि पटना में देखें कि सड़क ठीक से है कि नहीं है। अगर सड़क ठीक नहीं है तो हम जाके वहाँ मंत्री से कहेंगे, सड़क परिवहन मंत्री से, कि हमारे पटना में सड़क ठीक नहीं है, आप बनवाइए। मंत्री बनवाएंगे। तो मंत्री का काम है पूरे लोगों, पूरे देश को देखना। अकेले कैसे देख सकता है? तो जितने सांसद लोग हैं, लोग उसको आके बोलते हैं हमारे यहाँ सड़क बना दीजिए, हमारे यहाँ आके सड़क बना दीजिए। तो वैसे ही कहा गया है कि भाई मंत्री लोग के अलावे सांसद का भी काम है, तो उसे कहते हैं गैर सदस्य से पूछा गया सवाल।
गैर सदस्य से पूछा गया सवाल। इसमें हम किससे पूछते हैं? वैसे सदस्य से पूछते हैं इसमें सवाल जो मंत्री नहीं है। मंत्री नहीं रहता है तो उसे गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है। तो गैर सरकारी सदस्य से पूछा जाने वाला सवाल, तो इसे हम क्या कहेंगे? गैर सरकारी सदस्य से पूछा जाने वाला सवाल। गैर सरकारी, गैर सरकारी मतलब जो मंत्री नहीं है। गैर सरकारी सदस्य से पूछा जाने वाला प्रश्न, पूछा जाने वाला प्रश्न, पूछा जाने वाला प्रश्न। समझ में आ गया कि नहीं? अब इसमें आप किसी से पूछ सकते हैं, गैर सरकारी सदस्य से, किसी गैर सरकारी सदस्य से पूछ सकते हैं कि आप क्या कर रहे हैं अपने एरिया में। तो हमारा अधिकार है कि हम मंत्रियों से पूछें और गैर सरकारी सदस्य से भी पूछ सकते हैं। ज़्यादातर सवाल मंत्रियों से ही पूछे जाते। समझ में आ गया? क्वेश्चन पूछा जाए आप बता देंगे? कमेंट ऑफ है, बताएंगे कैसे? ऐसे को आप अपने मन से बताइए, हम हटा देते हैं पेज को। ओरल प्रश्न को हम क्या कहते हैं? ओरल प्रश्न जो मुंह से पूछे जाते हैं, ओरल प्रश्न को तारांकित कहते हैं, क्योंकि उस पर आप तर्क कर सकते हैं, तर्क कर सकते। तर्क को कंप्लीट करने के लिए जो प्रश्न पूछा जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है कि पूरक प्रश्न। लेकिन रिटन सवाल जो होते हैं उसके आप पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते, अतारांकित का। प्रश्न काल में प्रश्न पूछने से पहले कितने दिन पहले इसकी सूचना दी जाती है? तो 10 दिन पहले सूचना दी जाती है। 10 दिन पहले क्या दे दी जाती है? सूचना दे दी जाती है। किसे दी जाती है? महासचिव को दी जाती है, महासचिव साहब को दे दी जाती है। आइए अब आते हैं अपने टॉपिक पे। संसद का पहला घंटा हो गया, सारा कांड इसी में हो गया, सवाल पूछ दिए ना, पूरा जितना सवाल पूछना है पूछ सकते हैं इसमें। अब आते हैं संसद के दूसरे घंटे की ओर। संसद का दूसरा घंटा होता है 11 से तो 12 वो हो गया, 12 से 1, इसे कहते हैं जीरो आवर या शून्यकाल। ये नाम हमारे मीडिया वालों ने रख दिया, शून्यकाल। ऐसा कोई काल नहीं है, शून्यकाल है। इसमें कोई नियम कानून नहीं लगता है ससुरा, जो मन सवाल वो पूछिए, इस पर कोई कानून लागू नहीं होता है। इसी में सारा हंगामा होता है। सारे के सारे हंगामे किस में होते हैं? शून्यकाल में होते हैं। कोनो क्वेश्चन पूछ देगा, मुर्दाबाद मुर्दाबाद करने लगेगा, कुर्ता फाड़ देगा, जाके तो स्पीकर का माइकवा छीन लेता है, हल्ला क्या कर रहा है तुम यहाँ पर। उल्टा सीधा जितना कांड होता है सब किस काल में होता है? शून्यकाल में। पहला घंटा 11 से 12 प्रश्नकाल, 12 से 1 शून्यकाल। ये है भैया आपका प्रश्नकाल और ये है भैया आपका शून्यकाल। प्रश्नकाल और शून्यकाल समझ में आ गया? ये जरूरी है, इसमें कई टाइप के प्रश्न हो जाएंगे। ओरल पूछेगा तो तारांकित, रिटन पूछेगा तो अतारांकित, और अगर मान लीजिए आपसे यही पूछ दिया आपका अल्प सूचना आधार पर पूछ सकता है, गैर सरकारी सदस्य से सवाल पूछ सकता है। इसमें तो कोई नियम है, कानून नहीं लगता। 2 घंटा चिल्लाएगा सब, 300 को लग जाता है भूख। भूख लगने के बाद इनको कैंटीन सुविधा है, फ्री में, मतलब 25 रुपया दीजिए और जितना मन खाना है खाइए, जो आइटम आप बोल दिए उस कैंटीन में उपलब्ध है। तो तीसरा जो घंटा होता है 1 से 2, ये क्या होता है? लंच का होता है, लंच होता है। 25 रुपये में आपको जितना खाना है, जो आइटम खाना है, मटन, चिकन, पनीर, समोसा, रसगुल्ला, जो खाना है भाई साहब खाओ, 25 रुपये देकर। इतना सस्ता खाना है कैंटीन का। समझ में आ गया नहीं आ गया? तो संसद के लोगों को ये कैंटीन का खाना मिल गया। समझ में आ गया? कैंटीन का खाना खा लेंगे अब, कोई दिक्कत नहीं ना। अब खाना खाने के बाद आएंगे लोग 2 बजे के बाद, 2 बजे से लेके अब शाम 5 बजे तक, 2 से शाम 5 बजे तक अब नया नया काम होगा। ये तो प्रश्न वगैरह था, ये पुराना कांड हो गया। अब भाई संसद का काम केवल यही थोड़ी है कि आप सवाल पूछिए हम जवाब दे देंगे। संसद का केवल यही काम है? नहीं ना। संसद का तो काम है हम जवाब भी देंगे कि हमने क्या क्या किया, और ये भी सोचेंगे कि आगे करना क्या। देखिए
इत्मीनान से समझिए, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है संसद वाली टॉपिक। पहला घंटा का नाम बोलिए, प्रश्नकाल। कितने बजे से? 11 से 12। कौन सा काल? प्रश्नकाल। जितना मर्जी उतना सवाल पूछे थे लोग, कई टाइप के सवाल। दूसरा घंटा शून्यकाल, कोई नियम कानून नहीं, फार फूर के कुर्ता, जितना सवाल पूछना है पूछ लो। तीसरा चीज 1 से 2 लंच हो गया, अड़च के खाइए पूरा लंच में। चौथा चीज 2 बजे से लेके बाकी का टाइम पे जो 6 बजे तक टाइम होता है, बेसिकली 4 बजे तक ही लोग करते हैं। इसमें क्या लाते हैं लोग? विधेयक लाते हैं, विधेयक या बिल ले आते हैं। विधेयक लाते हैं या कोई प्रस्ताव लाते हैं, या फिर इन दोनों टाइमिंग में जो सवाल रह गए हैं उसमें बचे हुए प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बचे हुए क्या पूछे जा सकते हैं? प्रश्न को पूछे जा सकते हैं। तो मेनली अगर आप देखेंगे तो कहेगा कि संसद का लंच से पहले, आप जब स्कूल में पढ़ते होंगे तो कुछ पीरियड्स तो हो गए वो लंच के पहले पढ़ा दिए जाते थे और कुछ लंच के बाद क्लास चलते थे, तो ऐसे क्लास चला करते थे। तो जितने भी सवाल पूछने हैं वो लंच से आपको पहले पूछ लेना है, लंच से पहले सवाल पूछिए। और जो संसद में आगे का काम होना है, क्या क्या काम करना है या कोई विधेयक लाना है, तो वो आप लंच के बाद आप विधेयक लेके आइए। लंच के बाद क्या लाइए? विधेयक लाइए। जैसे मान लिया कि अमित शाह ने विधेयक ला दिए या फिर सरकार ने कोई विधेयक लाया कि अब कोई भी सरकारी नौकरी नहीं निकलेगी, जितने भी गवर्नमेंट जॉब है अब नहीं निकलेगी, सारा गवर्नमेंट जॉब को ख़त्म कर देना। अभी बताइए, जैसे ये प्रस्ताव लाएंगे लोग, विधेयक लाएंगे कि गवर्नमेंट जॉब को ख़त्म करना, हंगामा हो जाएगा। ओ हाँ हाँ, मार धार, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पूरा संसद में हंगामा हो जाएगा। अध्यक्ष शांत कराएंगे लोग, शांत हो जाइए शांत हो जाइए, नहीं शांत होंगे तो भगवा देगा। राज्यसभा से भी यही होगा। अब अगले दिन जब प्रश्नकाल होगा तो प्रश्नकाल में तो नियम कानून लगता है, शून्यकाल में कोई नियम कानून नहीं लगता, फिर हंगामा होने लगता है। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी विधेयक लाया जाता है तो उसे आसानी से स्वीकार कर लिया जाता है। जैसे 370 हटा था तो वो तो खैर देश के लिए ज़रूरी था, इसलिए आराम से पारित हो गया। लेकिन सीएए में बहुत दिक्कत हुआ था, सबसे ज़्यादा दिक्कत हुआ था जीएसटी में। अजीब टाइप का कानून है, फालतू एकदम, मतलब फालतू तो नहीं है, अच्छा भी है, लेकिन इसमें अजीब सी चीज़ को रखा गया। एक और सरकार कहती है कि हमें शिक्षा को बढ़ाना है, सबको शिक्षित बनाना है, और शिक्षा पे इन्होंने ठोक दिया 18% जीएसटी, और मोबाइल पे भी 18% जीएसटी है। मतलब जो इंटरटेनमेंट का चीज़ है, सिनेमा घर पे भी 28% है, जो इंटरटेनमेंट का चीज़ सॉरी 18% है, मोबाइल पे भी 18% है, और ससुरा पढ़ाई लिखाई पे भी 18% है। इसलिए हर चीज़ें महंगी हो जाती है यहाँ पर। तो कम से कम शिक्षा में टैक्स को कम करना चाहिए। आप स्टूडेंट्स की भी टैक्स कम हो जाती है, जितना परसेंट होता है यहाँ पर ये जीएसटी वगैरह, तो कम करेंगे तो फीस भी कम हो जाएगा। तो अगर इधर कोई विधेयक वगैरह लाना है तो इस साइड में ले आना है। शुरुआत में प्रश्नकाल और शून्यकाल में तो कोई विधेयक नहीं ला सकते, लंच वगैरह करके एकदम तैयार होके आप विधेयक प्रस्तुत कीजिए, तब जाके आपका आगे बढ़ेंगे लोग। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत इन लोग को? देखिए इतना तो समझ में आ गया आप लोग को। आगे अब थोड़ा सा रिवाइज करा देते हैं इसको, हम अभी बताएंगे, पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए। विधेयक तो टोटल संसद की समितियां बता दिए थे। सबसे बड़ी समिति जो थी उसमें संसद की प्राक्कलन समिति थी। यहाँ पे काल वगैरह सब समझा दिए आप लोग को। अब हमको समझाना है प्रस्ताव या विधेयक। प्रस्ताव और विधेयक ये दो चीज़ में बताना है। विधेयक कब कानून बन जाता है, प्रस्ताव कौन कौन से होते हैं, इसमें आपको बता रहे हैं। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव क्या होता है, ये फिर आपका कार्य स्थगन प्रस्ताव क्या होता है, गुलेटिन प्रस्ताव क्या होता है, निंदा प्रस्ताव क्या होते हैं। ये प्रस्ताव से सवाल आते हैं सब, कौन कौन सा प्रस्ताव है। फिर विधेयक से सवाल आते हैं सब कि विधेयक हो जाता है। जैसे जीएसटी में देखेंगे तो 101वां विधेयक, 122वां संशोधन, इस तरह से करके दे देते हैं सब। तो ये चीज़ें आपको अलग से बताएंगे, तो इसकी चर्चा हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही, ज़्यादा आज के लिए नहीं, क्योंकि दुर्गा पूजा आधे से ज़्यादा लड़के लोग दुर्गा पूजा में बिजी हैं। आप सब लोग दुर्गा पूजा अच्छे से मनाइए, अपने अंदर के रावण को मारिए। आपके अंदर भी राक्षस बैठे हैं सब, द्वेष, ईर्ष्या, झूठ, जलन, एक दूसरे से संस्कार की कमी, सबको नाश कीजिए। फिर क्लास कल करेंगे।
अब पीडीएफ देख लेते हैं। बहुत से लड़कों का कमेंट था कि सर पीडीएफ में प्रॉब्लम था, पीडीएफ देख लेते हैं। ठीक है।